This conference will now be recorded. पहला क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक दफा आपको थोड़ा सा दोबारा हिंट दे देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, बट अगर लिख दिया जाए कि कमर्शियल सब्सटेंस पे है सारी ट्रांजैक्शन, तो आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किस पे लेंगे? उसकी लिस्ट प्राइस पे, जो उसकी कीमत है ओरिजिनल। ठीक है, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं कि उसने ये कमर्शियल सब्सटेंस क्वेश्चन के अंदर लिखा हो। हमने खुद क्वेश्चन के सिनेरियो को देख के ही ये जज करना है। गॉट इट? अब बट अगर लिखा हो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर हम सिचुएशन इस तरह से बनती है कि पहले हमने फेयर वैल्यू ले लेनी है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की जो मोर रिलायबल है। फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच वन इज मोर रिलायबल। मतलब अगर बात की जाए कि एक सिचुएशन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मतलब न्यू एसेट को हम किस वैल्यू से डेबिट करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। बट किस सिचुएशन में? इफ इट इज मोर रिलायबल। डन, पहला केस। दूसरा केस, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होगा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। ये किस सिचुएशन में करना है? इफ इट इज मोर रिलायबल। ओके होगी बात? मतलब जिस एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगी, हम उस एसेट की फेयर वैल्यू नए एसेट की कॉस्ट के तौर पे ले लेंगे। अब अगर तीसरी सिचुएशन कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश इफ both fair value is reliable. Got it? Number 4, last case, cost of new asset is equal to book value of old asset plus minus cash if both fair value not reliable. यहां तक बात ओके करो। अब प्रॉब्लम कब आती है कि जब कुछ भी ना गिवन हो। याद रखें, अगर सब कुछ साइलेंट हो तो आपने सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देनी है वो सेकंड केस को देनी है। अगर सब कुछ साइलेंट हो, एक सूरत, यानी मैं प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूं
आपने इसकी प्रेफरेंस देनी है। डन। अब अगर ये हो ही ना और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस भी हो, मतलब ये फेयर वैल्यू है ही नहीं, तो फिर हम फोर्थ केस को प्रेफरेंस दे देंगे। मतलब अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है तब फिर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू की तरफ जाएंगे। किस केस में? साइलेंट के केस में। ये साइलेंट सिचुएशन बता रहा हूं, राइट। और अगर हमारे पास यानी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है ही नहीं और फिर भी साइलेंट सिचुएशन है, तो फिर हम लास्ट मतलब बुक वैल्यू ले लिया करेंगे। ये काम हमने किया करना है और ये ज्यादा अजम्पशन हमारी बेस्ट हुआ करेगी, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा होगा कि जब हमें ऐसा लग रहा होगा सवाल के अंदर कि इस लिस्ट प्राइस लेना ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम वो भी ले लिया करेंगे कुछ सिचुएशन के अंदर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आई कैप ने कौन सी वैल्यू ली हुई है हर क्वेश्चन के अंदर और हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आज सवाल करते हैं हम। अच्छा, कुछ लोग आवाज का इशू कर रहे हैं, क्या सबको मसला आ रहा है या चंद स्टूडेंट्स को है? सबको आवाज आ रही है सही? हाँ जी, अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, बिल्कुल। आप जिसको इशू आ रहा है वो काइंडली अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें या एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। चलें जी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 a truck having cost and book value 8 million and 6 million, यानी एक ट्रक जिसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू 8 मिलियन और 6 मिलियन, एक्सचेंज्ड फॉर अनदर ट्रक, एक और ट्रक के साथ एक्सचेंज किया जाए। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ट्रक estimated is 9 million and 6 years. This transaction lacks commercial substance. No. सबसे पहले उसने सवाल के अंदर लिख दिया कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अब और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट के बारे में साइलेंट है, उसने ये नहीं बताया कि इट इज अ मोर रिलायबल। गॉट इट? ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है। अच्छा, हम पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि क्या क्या लिया जा सकता है, गिवन सिचुएशन क्या क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट गिवन है 9 मिलियन और बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन है 6 मिलियन। गॉट इट? ये दो सिचुएशन गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो लिख देता फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल, हम यही ले लेते, बट ये क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन ही नहीं है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिखा हुआ है, तो फिर बेहतर है कि हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ले लें। कैश का जिक्र नहीं किया हुआ तो प्लस माइनस कैश नहीं लिखेंगे, अगर कैश का जिक्र होता तो प्लस माइनस कैश भी लिख लेते। गॉट इट? तो फिर जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है या नया एसेट डेबिट करना है वो 6 मिलियन से, आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर भी 6 मिलियन से किया हुआ है, राइट। इन केस अगर हम ये गलती से करते भी हैं तो नीचे लाजमी नोट देकर लिखेंगे कि वी कंसीडर्ड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल। लेकिन कोशिश करनी है कि हमें आपने न्यू एसेट की वाली साइड पे सिर्फ दो सूरतों में जाना है बस, इसके अलावा कभी भी नए एसेट की फेयर वैल्यू की तरफ नहीं जाना या नए एसेट की तरफ नहीं देखना। एक, जब उसकी लिस्ट प्राइस गिवन हो और हमारे पास कोई और पोजीशन हो ही ना, राइट, या फिर वो उसने लिख दिया हो कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट या मोर क्लियर रिलायबल, इस तरह से। वरना हमने
पहले ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को प्रेफर करना है। अगर वो नहीं गिवन तो फेयर वैल्यू ऑफ यानी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, ये सवाल के अंदर हर हाल में गिवन हो। ठीक है जनाब, तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने नए एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है 6 लाख। डन। हम भी अगले क्वेश्चन पे जाने लगे। अभी हम जनरल एंट्री को नहीं देख रहे क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसिंग है, तो मैं सिर्फ नए एसेट की कॉस्ट फाइंड करवाना चाह रहा हूं आपको। कहते हैं 1 अप्रैल 2018 एन ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू, कंसीडर करो ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू 340,000 एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। The balance of the purchase price was paid through a check. The list price of the new machine is 1130 और ओल्ड मशीन को आपने 670,000 का खरीदा था। जो सिचुएशन गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन है, $340,000। लिस्ट प्राइस गिवन है, $1130,000। कैश या बैंक पेड 680,000 और हम इसकी बुक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जब कॉस्ट गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, बुक वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। ये चीजें गिवन है। ये फिलहाल मैं आपको ये सारी स्टोरी लिखकर बता रहा हूं। बाद में आपने डायरेक्ट किया करना है, आपने ऐसा पूरी सिनेरियो नहीं लिखना। विकास का मैसेज है कि सर रेट देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इसका रेट वगैरह सब कुछ गिवन होगा सवाल के अंदर। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए जिसके साथ हमारा ताल्लुक है कि नए एसेट की कॉस्ट क्या लिखनी चाहिए एक्सचेंज के केस में। जी मेरे भाई, ये नहीं लिखा हुआ कि कमर्शियल सब्सटेंस है या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, साइलेंट है सब कुछ। और ये भी नहीं लिखा कि इस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है या नहीं। किसको प्रेफर करोगे गिवन सिचुएशन में? जो हमने बातें की हैं उसमें किसको प्रेफर करेंगे? जी मेरे भाई, क्या लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट ले लें या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश ले लें? आपने इसको प्रेफर किया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, मतलब 340,000 प्लस 680,000, that is the cost of new asset. Got it? अब हमने पहले बात कर ली है कि हमने जब प्रेफर करते वक्त अगर फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट गिवन है ना तो हमने उसको प्रेफर कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर नहीं गिवन तो फिर हम देखेंगे कि लिस्ट प्राइस को ले लें या बुक वैल्यू को ले लें, क्योंकि बुक वैल्यू तो आपको पता है हर हाल में गिवन ही होती। तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट की तरफ तब जाया करेंगे जब उसने लिखा हो सवाल के अंदर दैट इज मोर रिलायबल। लो जनाब, हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। तीसरे सवाल पे ऑन 1 जुलाई 2017 a machine having fair value, एक मशीन जिसकी फेयर वैल्यू 40,000 exchange with a new machine, the balance of the price paid rupees 80,000। लो जनाब, सेम सवाल, लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज 130,000, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट। अगर ऊपर वाले सवाल को देखें और नीचे वाले सवाल को देखें, और ये सारे के सारे पास पेपर के सवाल हैं, और आप देखें कि किस तरह से रेपिटेशन हो रही है। अगर गौर फरमाना तो ऊपर वाली वैल्यू में 340 लिखा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू में 40 लिखा हुआ है।
फिर 680 नीचे 80, इधर 1130, इधर सिर्फ 130,000। चेक इट। और ये दोनों डिफरेंट ईयर्स में सवाल आए हुए हैं। तो मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ, एसेट की फेयर वैल्यू, सॉरी नए एसेट की कॉस्ट क्या लिखेंगे? क्या 130 या 120? 120,000। गॉट इट? डन होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 वैसे देखकर पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। वैसे तो सारे किया हुआ है, लेकिन बस कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने क्लास में थोड़ा सो गए, तो कई वजूहात हो सकती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 एसेट्स हैं। डन। और तीनों एसेट्स डिफरेंट सिचुएशन में गिवन है। तो पहली सिचुएशन में, और नीचे उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि पहली सिचुएशन में कौन सी चीज रिलायबल है, दूसरी में कौन सी रिलायबल है, तीसरी में कौन सी रिलायबल। पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड 1.1, एसेट गिवन अप, उसकी कॉस्ट बता दी, उसकी बुक वैल्यू बता दी, उसकी फेयर वैल्यू बता दी, और जो नया एसेट है उसकी भी फेयर वैल्यू बता दी। तो कहता है नीचे जरा गौर करें, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। जब फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबली मेजर्ड, क्या करते हैं हम ऐसी सिचुएशन में? क्या करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। जब दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो इसमें क्या करते हैं? फेयर वैल्यू क्या है? 8.5 माइनस, क्योंकि कैश रिसीव्ड कर रहे हैं 1.1, जो हम नया एसेट अपना डेबिट करेंगे वो 7.4 मिलियन से करेंगे, क्योंकि कैश पे करते हैं तो प्लस करते हैं और कैश रिसीव करें तो माइनस करते हैं। तो ये कैश रिसीव हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पे कि वो कहता है कि जनाब कैश रिसीव विद इन ब्रैकेट होगा तो पेड होगा, विदाउट ब्रैकेट होगा तो रिसीव होगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाए, आमिर का मैसेज मिला है कि सर समझ नहीं लगी। बताया किस बात की समझ नहीं लगी? बात भी बताओ कि यहां पर अगर आप पढ़ो इस लाइन को, ये पहली ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है। अब स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अगर दोनों रिलायबल हो तो आपने ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है, दैट इज 8.5 मिलियन प्लस माइनस कैश। प्लस माइनस मतलब कैश पे करेंगे तो प्लस करेंगे, रिसीव करेंगे तो माइनस। तो ये रिसीव कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस कैश। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट नीचे पढ़ लें, पहले ये लाइन पढ़ें पहले। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड मतलब न्यू एसेट इज क्लियरली मोर एविडेंट। अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो तो हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। खत्म। इसमें प्लस माइनस कैश नहीं करते होते। जब ले ही फेयर नया एसेट की वैल्यू तो वो उसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। गॉट इट? तीसरा पॉइंट कहते हैं इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजैक्शन, कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल।
तब क्या करते हैं, बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश। बुक वैल्यू है ही नहीं, सॉरी प्लस माइनस कैश तो है ही नहीं, और बुक वैल्यू गिवन है 3.4 मिलियन से, तो हम वैल्यू ऑफ न्यू एसेट लेंगे बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, दैट इज 3.4 मिलियन। डन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आ जाए, मतलब सॉरी 5 पे। ये एक सिनेरियो है, कहते हैं ऑन 31st December AHL acquired a used specialized machine which has no active market। इसका मतलब है नए एसेट की फेयर वैल्यू है ही नहीं, जिसकी मार्केट नहीं है उसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं होगी फिर। बाय एक्सचेंज ऑफ मशीन एक्स, हमने उसको मशीन एक्स दी और उससे एक स्पेशलाइज्ड मशीन ले ली। तो जरा गौर फरमाइएगा, द न्यूली एक्वायर्ड मशीन वाज बुक्ड एट कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन एक्स 9.5 मिलियन। कहता है हमने जो न्यू एसेट है उसकी कॉस्ट 9.5 मिलियन लिख ली, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ मशीन एक्स, मतलब ओल्ड एसेट। हाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं बुक वैल्यू, बट अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू नहीं होगी तो, अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन हो तो ज्यादा प्रेफरेबल वो होगी। हाँ अगर वो है या रिलायबल तो फिर कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं however the fair value of the machine X on that date is 8.8 million। आगे क्योंकि हमारा ताल्लुक आगे है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का ही नेचर और है, हमारा यहां तक किया है। कहता है हालांकि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 8 मिलियन। बताओ जिसने रिकॉर्डिंग की उसने सही रिकॉर्डिंग की या गलत रिकॉर्डिंग की? क्या उसको 8 मिलियन से ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था या 9.5 मिलियन से? उसको 8 मिलियन से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे कि हम अपने एसेट्स की 1.5 मिलियन से वैल्यू कम कर देंगे, क्योंकि 9.5 मिलियन से तो रिकॉर्डेड है, 9.5 मिलियन से रिकॉर्डेड है, तो हम 1.5 माइनस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली 8 मिलियन पे आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे आके हमारा और आई कैप का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ सकता है सॉल्यूशन के अंदर, जरा गौर फरमाइएगा। ऑन 1st August 2030 a vehicle which was acquired at a cost of 850 million was exchanged with the new, balance was settled with the check is 350 million, list price of the new vehicle is 900,000। आई कैप ने जो अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है वो 900,000 से ऐसे डेबिट किया हुआ है, और तकरीबन ठीक भी है। वजह क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही दो हैं, या हम लिस्ट प्राइस ले लें या हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश ले लें। दो ऑप्शन है अवेलेबल इस सिनेरियो के अंदर। दोबारा सिनेरियो देखें जरा, कहता है कि हमने जो पुराना एसेट है हमारा 850,000 का है, हम उसके बाद क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, बुक वैल्यू फाइंड हो सकती है, और हमने 350,000 का कैश भी दिया। इस सवाल के अंदर अगर लिखा होता ना लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस,
तो हम लिखते लाजमी बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, बट क्वेश्चन साइलेंट है। इसका हम भी एडवांटेज ले लेते हैं। हम इसको समझते हैं कि ये कमर्शियल सब्सटेंस पे है, ठीक है। तो हम इसकी लिस्ट प्राइस मतलब ये न्यू एसेट की कॉस्ट ले सकते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि बुक वैल्यू प्लस कैश, बुक वैल्यू फाइंड हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन ये भी है। फिर हम सपोज क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस लैक कमर्शियल सब्सटेंस, गॉट इट। बस ये सिचुएशन होती है जहां पर हम कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। ओके की बात। चलें जी, एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। देखो रिसीव होगा तो लिखेगा, यहाँ पर तो लिखा होगा बैलेंस वाज सेटल्ड विद अ चेक, मतलब जो बैलेंस है वो हमने सेटल किया है। पैसे रिसीव करेंगे तो वो कहेगा बैलेंस रिसीव्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। On July 1, 2009, an asset which was acquired at a cost of rupees 2000 when MJE commenced the business was exchanged for a new asset। कहता है एक एसेट है जिसको हमने 2000 का खरीदा था, नए एसेट के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ पैसे भी दे रहे हैं 800 और लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू एसेट इज 1200। बिल्कुल सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। हम लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट भी ले सकते हैं या फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाएं और आप लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट ले लें। बट अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन होगा तो ज्यादा प्रेफर उसको करेंगे साइलेंट सिचुएशन। ओके की बात। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, जरा आप ठहर ठहर के पढ़ना है। फ्राज ब्रदर्स एक्सचेंज्ड a number of used truck and cash for a vacant plot of the industrial land. The truck have combined book value। लो जनाब, हमें बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट और accumulated option माइनस करके। फराज अहमद, a purchasing agent of Faraz Brothers who had a previous dealing in the second hand market indicate that ट्रक की फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है। ट्रक मतलब ओल्ड एसेट, और 51,000 हमने कैश भी पे किया। सवाल के अंदर दो सिचुएशन गिवन है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, विच वन इज मोर प्रेफरेबल। साइलेंट सिचुएशन है, सिर्फ दो सिचुएशन गिवन है आपके पास, सिर्फ दो। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, दैट इज 147 प्लस 51,000, 198,000। गुड, कुछ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब, कुछ कॉन्फिडेंस अब बेहतर है पहले से। नेक्स्ट कहते हैं जनाब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है 16,000, मतलब आगे उसने कॉस्ट और उसकी क्यूमुलेशन, और ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू है 12,000। इट इज ट्रेडेड अ न्यू मॉडल विद द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 32,000। In a negotiation with the seller, the trade allowance is 18,000 finally agreed। ये इस सवाल में प्रॉब्लम है, इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम। कहता है जो पुराना एसेट है वो हम 18,000 रुपए में दे रहे हैं। अब जरा गौर फरमाएं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड साइलेंट पोजीशन, लिस्ट प्राइस गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन है, तो जाती तौर पर तो हमें लेना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। ऐसा है या नहीं? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश का तो जिक्र नहीं किया हुआ,
फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट हमें लेना चाहिए। तो इसका मतलब है जो नया वाला एसेट है 12,000 का है और हम जो अपना पुराना एसेट दे रहे हैं 18,000 का दे रहे हैं, तो 6,000 तो हमें पैसे लेने बनते हैं। ओके, बट आई कैप ने इस सवाल के अंदर लिस्ट प्राइस को ज्यादा प्रेफर किया है। उसने एसेट की कॉस्ट 32,000 लिखी हुई है और बाकी 18,000 में पुराना एसेट दे दिया और 14,000 रुपया कैश की सेटलमेंट कर दी। इस सवाल के अंदर आई कैप ने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट नहीं ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर और ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये हिंट भी जरा गौर कर लीजिएगा कि उसने ओल्ड एसेट का ट्रेड एंड अलाउंस गिवन कर दिया कि ये बता दिया कि जो पुराना एसेट है वो 18,000 रुपए में ले रहा है और अपना एसेट 32,000 में देना चाह रहा है और हमारे एसेट की वैल्यू 6,000 है और 12,000 है, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू हमारे एसेट की 12,000। तो ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो लिस्ट प्राइस ले रहा है, बाकी वरना सारी सिचुएशन में वो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को ले रहा है। गॉट इट? और इसमें भी जो नई चीज थी वो ये थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने रात को किया था, ये वही क्वेश्चन है। इसमें भी आई कैप ने लिस्ट प्राइस ली हुई है लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी गिवन है। और वही बात इस क्वेश्चन के अंदर अगर गौर फरमाए, इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर गौर फरमाए, इन दोनों क्वेश्चन में जो हिंट के तौर पर बात की गई है कि दोनों सवाल के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन है, तो वो इस सिचुएशन को कमर्शियल सब्सटेंस में लेकर जा रहा है। इस क्वेश्चन को वो कमर्शियल सब्सटेंस में लेकर जा रहा है और लिस्ट प्राइस ऑफ दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर उसने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को कंसीडर किया। तो लो जनाब, हमने भी फिर एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। हम भी जब सवाल के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन होगा और बाकी चीजें साइलेंट होगी तो हम भी लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू एसेट को कंसीडर कर लेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर जर्नल एंट्री करवा दें। देखिए जर्नल एंट्री जो हमने चीजें फाइंड की है ना, ये देखिए न्यू एसेट डेबिट करना है, जो कॉस्ट हम ले रहे हैं ये सारी पोजीशन में पड़ गया है कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या लेना है, बस बाकी सारा वही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर देनी है। ये हर सवाल के अंदर आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांजैक्शन गिवन है बाकी डाटा नहीं गिवन। और ओल्ड एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कर देनी है। अगर कैश पे कर रहे हो तो क्रेडिट, अगर सवाल के अंदर कैश रिसीव कर रहे हो तो डेबिट। बाकी डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस, क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन। दोनों की बात जनाब जिसने नोट किया है वो सवाल बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इसके इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं है क्योंकि जब हम फुल फ्लैश सवाल करेंगे तो मैंने इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना, डायरेक्ट सवाल लिख देना है और एंट्री पास कर देनी। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दी।